दोस्तों आने वाले समय में 24 फरवरी 2022 की तारीख शायद इस सदी की सबसे अनफॉर्चुनेट तारीख के रूप में याद की जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। दोस्तों पिछले कई दिनों से हम लगातार रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ रही इस क्राइसिस को लेकर चर्चा कर रहे थे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स लगातार इसको लेकर अलग अलग स्पेकुलेशंस कर रहे थे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये क्राइसिस एक फुल फ्लेज्ड वॉर के लेवल तक नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आज के समय में एक वॉर की कॉस्ट को अफोर्ड करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है और इसीलिए सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर इसको डिप्लोमेटिक और पीसफुल तरीकों से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रशिया के अग्रेशन को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स लगातार इस वॉर की चेतावनी दे रहे थे। खैर, यूएस इंटेलिजेंस तो काफी समय से यही कह रहा था कि रशिया यूक्रेन पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वो केवल वहां इन्वेड करने का बहाना ढूंढ रहा है और फेब 24 की सुबह ये बात अचानक सच साबित हो गई। इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि अभी तक चाइना में विंटर ओलंपिक्स चल रहे थे, तो इसी वजह से चाइना ने रशिया के ऊपर कोई भी एक्शन ना लेने का प्रेशर बनाया हुआ था। लेकिन 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स खत्म हुए और 21 को रशिया ने यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क रीजन्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और 23 फरवरी को जैसे ही इंटेंशंस को लेकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग खत्म हुई, वैसे ही रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने अनाउंस किया कि वो ईस्टर्न यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। और देखते ही देखते रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेन के अगेंस्ट एक फुल स्केल वॉर लॉन्च कर दिया। पुतिन का कहना था कि ईस्टर्न यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क रीजन से सेपरेटिस्ट लीडर उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनका ये ऑपरेशन इन रीजन्स में रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। उनका कहना है कि वो किसी भी तरह का वॉर नहीं चाहते हैं, बल्कि वो केवल यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही घंटों में उन्होंने केवल ईस्टर्न यूक्रेन और उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री पर अटैक कर दिया है। रशियन फोर्सेस बेलारूशियन फोर्सेस के साथ मिलकर यूक्रेन की मेजर सिटीज को क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल से बॉम्बार्ड कर रहे हैं। यूक्रेन से तबाही की बहुत भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स और बाकी नेशनल एसेट्स लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। और तो और यहाँ प्रेसिडेंट पुतिन ने ये चेतावनी दी है कि अगर रशिया के इस काम में किसी भी देश ने दखलंदाजी की तो उसको ऐसे कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे जो उसने आज तक कभी नहीं झेले होंगे। इसी को देखते हुए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर देश में मार्शल लॉ इम्पोज किया है और साथ ही साथ अपने लोगों को दिलासा देते हुए कहा है कि वह रशियन फोर्सेस के आगे पूरी ताकत से डटे हुए हैं। वो किसी भी कीमत पर अपने देश के अस्तित्व को यूं ही खत्म होने नहीं देंगे। वो कभी खुद से अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन पर अटैक होता है तो वो खुद को हर कीमत पर डिफेंड करेंगे। इतना ही नहीं, वो आज रशिया के साथ सभी डिप्लोमेटिक टाइज भी तोड़ चुके हैं। इसके अलावा यूएस, यूके, इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, नेटो के साथ यूनाइटेड नेशंस भी रशिया के इस एक्शन की कड़ी निंदा कर रहा है। वो रशियन इकोनॉमी के ऊपर एक के बाद एक इकोनॉमिक सैंक्शंस की बौछार कर रहा है। यूक्रेनियन गवर्नमेंट इंडिया समेत कई देशों से मदद की गुहार लगा रही है। आज दुनिया भर के देश पैनिक में हैं। हमेशा की तरह फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत तेजी से गिर रही हैं। गोल्ड, पेट्रोल और यहाँ तक कि वीट जैसे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। और अब सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात है कि ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर कल सुबह से वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की फेक मैसेजेस और न्यूज़ फैल रही हैं जिनसे लोगों के बीच पैनिक बढ़ रहा है और इसी वजह से आज दुनिया के हर इंसान के मन में केवल एक ही सवाल उठ रहा है और वो ये कि क्या ये अटैक वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? क्या ये क्राइसिस बढ़ते बढ़ते तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है? क्या यूरोप एक बार फिर एक और विश्व युद्ध की जन्मभूमि बनने जा रहा है? हालांकि इस समय कुछ भी दावे के साथ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज आपके इन सभी डाउट्स को दूर करने के लिए इस वीडियो में हम आपको एक वर्ल्ड वॉर के असल मायने समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरी क्राइसिस के एक क्विक अपडेट के बाद आज के मेन डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों अक्सर हम इस टर्म यानी कि वर्ल्ड वॉर को काफी लाइटली यूज करते हैं।
दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ज़रा सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ कि हम बिना कुछ सोचे समझे उसको वर्ल्ड वॉर 3 का खिताब दे देते हैं, लेकिन असल में ये चीज़ लॉजिकल नहीं है। दोस्तों, यूँ तो वॉर को अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर हम सबसे आसान भाषा में कहें तो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स, गवर्नमेंट्स, सोसाइटीज़ या फिर पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के बीच एक इंटेंस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को वॉर कहते हैं। एक्सट्रीम वायलेंस, डिस्ट्रक्शन, ब्लड बाथ, लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। और जब ये देश केवल एक दूसरे के लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स को ही नहीं बल्कि उन देशों की बेकसूर सिविलियन पॉपुलेशन और नॉन कॉम्बिटेंट्स को भी टारगेट करते हैं, तब उसको टोटल वॉर कहा जाता है। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला होता है मोबिलाइजेशन, यानी वॉर की तैयारी के रूप में ट्रूप्स, वेपन्स और बाकी रिसोर्सेज को बड़े स्केल पर इकट्ठा करना। दूसरा, इसमें सोल्जर्स और सिविलियंस के रोल्स का डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है। तीसरा, इस सिनेरियो में पीस के लिए किसी भी कॉम्प्रोमाइज के चांसेस खत्म हो जाते हैं और केवल एनिमी का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ही एकमात्र मकसद होता है। और लास्टली, इसमें सोसाइटी का बैलेंस पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हालांकि कई स्कॉलर्स मानते हैं कि वॉर ह्यूमन नेचर का एक इनएविटेबल एस्पेक्ट है, लेकिन वहीं दूसरे स्कॉलर्स का कहना है कि ये स्पेसिफिक सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक या रिलीजियस सर्कमस्टेंसेस का रिजल्ट होता है। अब अगर बात करें वर्ल्ड वॉर की, तो किसी वॉर को वर्ल्ड वॉर तब कहा जाता है जब उसमें दुनिया का हर एक कंट्री या फिर ज़्यादातर सभी मेजर कंट्रीज़ किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व हों। और इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अभी तक हुए केवल 2 वॉर्स को ही, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को ही वर्ल्ड वॉर्स का नाम दिया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्ल्ड वॉर के असल में क्या मायने होते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या सच में रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। दोस्तों, आज भले ही पूरी दुनिया में इस क्राइसिस को लेकर हाहाकार मचा हो, भले ही एक्सपर्ट्स तरह तरह की स्पेकुलेशंस कर रहे हों, भले ही सब लीडर्स बड़े बड़े बयान दे रहे हों, लेकिन अभी से ही इसको एक वर्ल्ड वॉर कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इसका मेन कारण ये है कि अभी तक यहाँ केवल रशियन फोर्सेस यूक्रेन को अटैक कर रही हैं और यूक्रेन खुद के प्रोटेक्शन को इंश्योर कर रहा है। अभी तक इसमें इन दोनों के अलावा कोई भी देश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्द ही नेटो फोर्सेस यूक्रेन के सपोर्ट में आ सकती हैं और नेटो और रशिया के बीच एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि नेटो के आर्टिकल 5 में ये साफ लिखा है कि अगर किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर कोई आर्म्ड अटैक होता है तो नेटो का हर एक मेंबर उस अटैक को उन सब के ऊपर अटैक मानते हुए इसके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शंस लेगा। लेकिन यूक्रेन अभी तक नेटो का मेंबर है ही नहीं। और तो और नेटो चीफ ये बात साफ कर चुके हैं कि उनका नेटो फोर्सेस को यूक्रेन में भेजने का कोई इरादा नहीं है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो अमेरिका का भी है। इसी मंथ की स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर रशिया और यूके की फोर्सेस आमने सामने आती हैं तो पूरी दुनिया में एक टोटल वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा। और इसलिए उन्होंने ये वादा किया कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन में अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। और तो और अभी कुछ दिन पहले हम ये भी देख चुके हैं कि जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए बॉर्डर एरियाज में पूरा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया था, तब यूएस और ब्रिटेन न सिर्फ चुपचाप देख रहे थे बल्कि उन्होंने यहाँ से अपने मिलिट्री एडवाइजर्स और डिप्लोमेट्स को भी वापस बुला लिया था। यानी कि भले ही वो यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप को जोर शोर से सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन जब इस इशू पर एक्चुअल स्टैंड लेने की बारी आई तो सब के सब पीछे हट चुके हैं। हालांकि नेटो मेंबर स्टेट्स और अमेरिका यूक्रेन को फाइनेंशियल और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करते आ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ एक डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व होने को तैयार नहीं है। यानी कि अभी तक मेजर वेस्टर्न पावर्स और रशिया के बीच एक डायरेक्ट वॉर के चांसेस बहुत कम हैं। और तो और अगर हम इतिहास के पन्ने पीछे पलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हुआ है तब से रशिया हर 5 से 6 साल बाद इसी तरह की क्राइसिस क्रिएट करता आया है, चाहे वो जॉर्जिया हो या क्राइमिया। रशिया ने तो उनको इलीगली इन्वेड किया ही, लेकिन अमेरिका तब भी इसको चुपचाप होने देता रहा। हालांकि उन्होंने तब भी रशिया को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करने के दावे किए और उस पर भारी भरकम सैंक्शंस भी इम्पोज किए, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? रशिया उन सभी सैंक्शंस के बीच से इजीली सेल करके निकल गया और आज वो इस कला में माहिर हो चुका है। ऐसा लगता है कि मानो उसको इकोनॉमिक सैंक्शंस का कोई डर है ही नहीं। खैर, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले इन्वेजन्स की तरह इस बार भी रशिया एक
ऑल आउट वॉर नहीं चाहता है। वो केवल यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से दूर रखना चाहता है। वो बेलारूस की तरह यहाँ भी खुद का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रीस्टैब्लिश करना चाहता है, और जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं करता है तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। और ये जाहिर है कि रशिया की मिलिट्री माइट के आगे यूक्रेन अकेला ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, और आखिरकार इसका भी हाल जॉर्जिया और क्राइमिया के जैसा ही होगा। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में तो दूर, हो सकता है कि क्राइसिस पूरे यूरोप में भी एक फुल फ्लेश्ड वॉर का रूप ना ले। तो इन सभी एंगल्स को ध्यान में रखते हुए एक ऑल आउट ग्लोबल वॉर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आज रशिया और अमेरिका के बीच लगभग 8000 से भी ज़्यादा डिप्लॉयबल न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, और कोल्ड वॉर एरा में जन्मा MAD यानी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत आज भी उतना ही वैलिड है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है तो उसका जवाब भी न्यूक्लियर अटैक के रूप में ही मिलेगा, जिससे इन दोनों देशों का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होना तय है। तो इस क्राइसिस को एक वर्ल्ड वॉर तक पहुंचाने से पहले इस फैक्टर को अवॉइड करना मुमकिन ही नहीं है। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड वॉर के बेसिक्स और रशिया यूक्रेन क्राइसिस के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इस क्राइसिस के एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा कुछ होता भी है तो ये मानवता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि ये तो मुझे नहीं मालूम कि वर्ल्ड वॉर 3 किस तरह के वेपन से लड़ा जाएगा, लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 4 स्टिक्स और स्टोन्स के साथ लड़ा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि वर्ल्ड वॉर 3 मानवता को वापस स्टोन एज में ले जाएगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इस धरती पर होने वाला कोई भी वर्ल्ड वॉर कितना डिस्ट्रक्टिव साबित होगा। इसलिए उसको जितना ज़्यादा अवॉइड किया जा सके वो हम सब के लिए उतना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस कि क्यों रशिया यूक्रेन वॉर एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील नहीं हो सकता। अगर आपको लेके इसका कुछ ओपिनियन है या फिर इवन काउंटर ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।